सैयद नूर साहब से मेरे कोई इख्तलाफात नहीं है। सैयद नूर साहब के साथ मेरा एक ही इख्तलाफ है, और वो ये है कि उसका मिलना, उसका रिसीव करना, उसका विश करना और उसका ज़ाहिर इतना अच्छा है। अल्लाह उसे नज़र बद से बचाए। मेरी उसके साथ इख्तलाफ सिर्फ ये है कि जो आपका ज़ाहिर है इसको भी बातन कर लो उसी को, तो आप वली हो जाएंगे। एज डायरेक्टर कहाँ पर रेट करते हैं? एज डायरेक्टर बहुत अच्छा डायरेक्टर है। खूबी उसमें ये है कि वो एक रात के अंदर बैठे बैठे एक मुकम्मल फ़िल्म बना लेता है। वो को 8 फिल्में होती हैं। खूबी उसमें क्या है कि एक फ़िल्म से हीरो लेगा, किसी फ़िल्म से विलन लेगा, लेकिन उनको रेलेवेंट ऐसे करेगा कि वो कहानी उसे लगेगा जैसे ये इसकी अपनी कहानी है। इसी तरह हीरोइन का इंतखाब करता है। ये जो है ना, मैं ऐसे कहता हूँ राइटरों का जापान है। वो जापान जब देखता है ना किसी चीज़ की तो उसकी कॉपी बनाकर मार्केट में भेज। अब तो चाइना है ना, अब चाइना आ गया। पहले जापान था, अब तो चाइना उसमें ये बड़ी क्वालिटी है, और ये कोई ये उसकी नेगेटिव बात नहीं है। आपको बताऊं कि बजाय इसके कि वो एक वकील थी ना, तो उसको उसने कर लिया तो कहना यार मैंने बड़ा वकील काबल किया। तो एक वकील कहने लगा यार मैंने भी इसवा कहता नहीं। तो वो फिर जिस वक्त सजाए मौत हो गई ना, तो कहने लगा यार जड़ी तुस फाई जड़ी है एने 1000 ला के लईए ना, ये मैं फ्री करा देनी सी, तो तू ये ना करा दे बेहतर। तो वो गल है कि सैयद नूर कहानी बड़ी जल्दी बना लेता है और बड़ी अच्छी बना लेता है। आप देखें उसने जितनी फिल्में बनाई हैं उनमें मुझे बड़ी, उसमें सबसे जो शाहकार फिल्म मुझे उसकी लगती है ना, वो मेहंदी वाले हाथ है और डाकू रानी। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी फिल्म है। और मेहंदी वाले हाथ से मैंने उसको माना कि वो डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है। इतनी कंट्रोवर्सीज में क्यों रहते हैं? मैं आपकी स्टेटमेंट्स हैं, सब आपने बोला हुआ है। हाँ मैं जी। कहते हो तो बता देता हूँ। आपने कहा 90 की दहाई तक फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर खवातीन रेड लाइट एरिया से आई। मैं आपको बताता हूँ, एक और सुन ले। फिर आपने कहा कि हीरा मंडी में रिहाइश पजीर अदाकारा रीमा खान को देखकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। यही मेरी कंट्रोवर्सी बनी, और उसकी वजह यह है कि मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था, मुझे पता नहीं था। मैं आपको बताऊं कि मैं तो एक इंटरव्यू देने गया था, सिर्फ इंटरव्यू से आगे उसने वो ये जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई और एक शोर मच गया तो मैं परेशान हो गया। घर बैठ के मैंने सोचा कि यार ये जो बातें मैंने की हैं ये देखे इस यूट्यूब पे अब भी मौजूद है, ये फ़लाँ भी कर रहा है, फ़लाँ ने भी की हुई है, ये भी की हुई है, ये नेट पे भी है, ये गूगल पे भी है, फ़लाँ भी है, ये भी है। तो मैं बहुत परेशान हुआ। मैं हर एक से पूछा यार ये मेरी बात को लेकर लोग क्यों चल पड़े, बाकी क्यों नहीं करते। तो वो मुझे बिल्कुल समझ ना आया कि ये क्या नहीं। आफ्टर ऑल ये मसला ना मेरी बीवी ने हल कर दिया। कहने लगी बात ये है कि आप खुदा का शुक्र अदा करें कि आपकी ये वर्थ है कि आपको लोग सुनते हैं, और जब आपको सुना जिनका आप जिक्र करें उनको लोग सुनते नहीं, प्रोग्राम देखते नहीं, तुम्हें देखते हैं और सुनते हैं, तो तुम अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखो, ऐसी बातें करना छोड़ दो। मैंने कहा जी मैंने तो अरसा दराज हुआ मैंने छोड़ दिया और बिल्कुल नहीं करता। अब देखिए मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर 200 से ज़्यादा प्रोग्राम मेरे नशर हो चुके हैं। एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं जिसमें कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि वो मेरा अपना होता है। ये सवालों जवाब में बंदा ना बाद दफ़ा कोई कह देता है तो मुंह से बात निकल जाती है, या मैं ये सोच के करता रहा यार ये तो हिस्ट्री है। बाद में पता चला कि यार ये जो हिस्ट्री है मतलब ऐसा सच जिससे किसी को तकलीफ़ हो उससे झूठ बोलना बेहतर है, सार सच बोलने के लिए नहीं होता। तो लिहाजा मैंने, और फिर वो सच जो आप बग़ैर पूछे बोलें वो फसाद है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये कंट्रोवर्सी। और फिर मैं अब आपसे एक सवाल है कि यार ये हर यूट्यूबर और ये लोग कंट्रोवर्सी ही क्यों ढूंढते हैं? पैसे मिलते हैं ना, डॉलर मिलते हैं, लोग देखते हैं, टॉक ऑफ द टाउन बनती है। अच्छा, मैं देखे पैसे तो मुझे भी मिलते हैं, लेकिन अपना वो है ना, मैं तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं करता। मेरे लेजेंड ऑफ नासिरुद्दीन शो के 200 से ज़्यादा प्रोग्राम है, आप उठाकर देख लें। उसमें आपको सिवाय एक प्रोग्राम के वजूदी बाबा के बारे में मैंने किया, उसमें भी कोई गलत बात नहीं की थी, लेकिन ऐसी बात थी जिसका उनके फ़न से ताल्लुक़ नहीं था, लिहाजा इसलिए मुझे भी वो अच्छी नहीं लगी। वो मैंने प्रोग्राम जो था ऑफ़ कर दिया।
वरना मेरे किसी प्रोग्राम में कोई कंट्रोवर्सी नहीं। और मेरी रेटिंग आप बिलीव करेंगे, मैं यूट्यूब चैनल कभी मैंने ये किसी से नहीं कहा आप इसे सब्सक्राइब करें, निशान पे यूँ करें। मैं कहता हूँ मेरे भाई अगर आपको अच्छा लगा तो करें, नहीं अच्छा लगा बिल्कुल मत करें। बिल्कुल। अगर असल में मैं आपको बताऊं ये माइंडसेट का फ़र्क है। चीज़ें जो अल्लाह की तरफ से चलनी होती हैं वो चल जाती हाँ हैं। जी। हम लोग थोड़ा सा ये समझ रहे होते हैं कि हम थोड़ा सा आप कह लें बिलो द बेल्ट या कोई इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, इस तरह की बात करेंगे तो उसको शायद ज़्यादा जल्दी पज़िराई मिल जाएगी। वैसे भी देखें, मैं मेरी बात सुने कि किसी की इज्जत उछाल के अगर मुझे करोड़ रुपया भी मिले मैं उस पर लानत भेज तो लेकिन मैं गुज़श्ता दिनों भी मैं एक माजी की एक्ट्रेस का देख रहा था, उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता आप हमें बख्श दीजिए, हम अपने अपने घरों में हैं, नानियों दादियाँ बिल्कुल बनी ठीक हुई है। हैं। ये आप वो देखें ना, वो बात वही है ना कि उसी को पुरानी चीज़ों को लेकर वो शुरू है, कोई नई बात नहीं हुई है। ये पुरानी फिल्में जैसी पुरानी फिल्म उसमें पुरानी जो शार्ट है, ये जो अभी आप सुना रहे हैं, इन्हीं को लेकर कोई ना कोई शुरू हो जाता है, फिर वो अपने नंबर भी बनाता है। हालांकि मैं उनको समझाता हूँ कि आप इसे बस कर दें, इसलिए कि ये जो बातें जिन लोगों को नहीं पता, हर एक आदमी ने प्रोग्राम नहीं देखा हो, आप कोशिश करें कि हर एक को पता चल जाए कि एक प्रोग्राम मेरा वो किसी ने नहीं देखा, अब आपने उसी को उछाल दिया तो वो आदमी आपके व्यूअर्स अलग हैं, उन्होंने भी सुन लिया, फिर उसने भी उछाल दिया, फिर उन्होंने सुन दिया, फिर उसने सुना। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि ये आप उसकी कोई उनकी खिदमत नहीं कर रहे, उनकी हिमायत नहीं कर रहे, आप उनके लिए बुरा कर रहे हैं। इसलिए कि अगर मैंने कोई गलत बात कह दी तो उस गलत बात को ख़त्म कर दो। गलत बात करने का भी एक तरीका होता है। मैंने सबसे पहले मेरे एक हमजुल्फ़ ने प्रोग्राम किया अपने चैनल पर अमेरिका में बैठ के, और वो किया शान के ख़िलाफ़, सैयद नूर के ख़िलाफ़, सैमा के ख़िलाफ़ और रेशम के ख़िलाफ़, और इतनी वाहियात बातें की, इतनी नंगी बातें की कि आपकी सोच होगी। सबसे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आगाज़ ही उस प्रोग्राम से किया कि मैंने कहा कि उसने गलत किया है, और लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या किया। जैसे ये तो बता देते हैं कि नासिरुद्दीन ने ये कहा, नासिरुद्दीन ने, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा उसने जो भी बातें की हैं। हाँ, लेकिन लोगों ने, आपने कह दिया तो लोग जाके सर्च करके सुन ही लेंगे ना। नहीं, वो अलग बात है, लोगों ने सुनी भी थी, लेकिन मैंने कहा उसने गलत किया। वो मेरा 40 मिनट का प्रोग्राम था, और आप बिलीव करेंगे वो पहला प्रोग्राम था, और पहले वीक में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। 80,000 से ऊपर जो थे उसके व्यूअर्स थे। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो कि लोग कंट्रोवर्सी नहीं देखते, मैंने तो नहीं बनाई। और उसके बाद कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जिसे मैंने किया। अली जहाज में मैंने प्रोग्राम किया, उसके 1 लाख से ज़्यादा वो थे, कोई उसमें ऐसी बात नहीं थी। लेकिन लोग आज ये ट्रेंड बना लिया, तो इससे तो इसका कुछ ना कुछ कंट्रोल करना चाहिए। आप देखें तकलीफ़ होती है, कभी मरियम नवाज़ के बारे में इतनी फजूल वीडियो चल रही होती है, कभी किसी चीज़ के बारे में, यार कुछ भी है, वो हमारी चीफ मिनिस्टर है, मरियम नवाज़ हो, किसी की बेटी है, और किसी की बेटी है, अगर मैं उसकी वीडियो देख के खुश हूँगा तो लेकिन उनकी पॉलिसी से तो आपको भी इख्तलाफ है ना। वो जो डायरेक्टर्स को 3 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग देने की बात है, उसके ऊपर आप एतराज़ कर रहे हैं? नहीं, मैंने कोई इतराज़ नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा था मरियम नवाज़ से कि इन लोगों को 3-3 करोड़ देने से फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल नहीं होगा। ये मैं आज भी कह रहा हूँ और मैं इस पर कायम हूँ। मैंने उन्हें ये कहा था कि आप एक काम करें कि जो छोटे शहर हैं वहाँ सिंगल स्क्रीन के सिनेमा बनाएं। आप देखिए बुल्ला लगे यहाँ ओडियन में, और यहाँ से उतर गई क्यू सिनेमा से, और वहाँ 6 वीक बाद में भी चलती रही, 2.5 महीने चली, यानी छोटी ईद पर रिलीज़ हुई, बड़ी ईद तक चलती रही। और वहाँ से जितने उसने पैसे कमाया, आपकी सोच होगी। तो अगर हर शहर में इस किस्म की छोटी स्क्रीनें हों तो प्रोड्यूसर जो है वो छोटी स्क्रीनों से पैसे कमा लेगा, उसका नुकसान पूरा हो जाता है। वरना ये तो पहले शो देखते हैं और देखते हैं, तो दूसरे दिन वो कहते हैं कि आप 3 से 1 शो कर दिए, वो भी लास्ट शो देंगे पता नहीं, उसके बाद वो DCP जो भी होते हैं दे देते हैं, प्रोड्यूसर को बोले बेचारा लेके घर चला जाता है। तो मैंने मरियम नवाज़ से उनको ये सजेशन दी थी कि अगर आपने अपने पास से नहीं बनाने, एक आर्डिनेंस नाफिज कर दें कि छोटे शहरों में, कोई भी शहर हो, जो भी कोई प्लाजा बनाएगा 4 मंजिला, उसमें एक सिनेमा लाजमी बनाएगा, खा 50 सीट का बनाए, जैसे टर्की में हुआ। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया। तो मैंने कहा 3 करोड़ रुपए से जो तो आपने दिए, 3 करोड़ रुपए कम अज़ कम मेरे हिसाब से 3 सिनेमा बन सकते हैं छोटे। तो आप इनको देने की बजाय आप शेखुपुरा में, कामोकी में, जेहलम में, सरगोधा में, बलवाल में, पीर महल में, लोधरा में, सियालकोट में सिंगल सिनेमा बनाएं। हमारी इंडस्ट्री में रूज क्यों था
फिल्में इतनी बुरी और फ्लॉप बनती थी, आपकी सोच होगी, लेकिन डेड फ्लॉप फिल्म होती थी, दूसरे दिन प्रोड्यूसर ओपनिंग कर देता था। वजह ये थी 250 सिनेमा था सर सर्किट में, उसका प्रिंट वापस ही नहीं आता था, वो साल चलता रहते थे, उसको पैसे कहीं 5,000 7,000 8,000 10,000 मेले लागते 64, तो वो सिनेमा ख़त्म लेकिन हो। उसमें भी ये मसला नहीं था कि हम जिस गंडासा कल्चर की बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि अगर हम कोई 25-30 साल पहले चले जाएं तो सिनेमास तो तब बहुत ज़्यादा थे, 25-30 साल पहले भी, लेकिन वहाँ पे लोग जो है वो शराब के नशे में धुत आके हुल्लड़बाजी, नारेबाजी और वो सारा कुछ जो है वो करते थे, तो फैमिलीज ने तो जाना बंद कर दिया वो देखने के लिए। तो आप नहीं समझते कि कोई आर्ट मूवी, कोई आप कह लीजिए ऐसी सॉफ्ट कहानी कोई ऐसी होती तो जिसके अंदर फैमिलीज भी उसको जो है वो पसंद करती और वहाँ पे जाती? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ये जो गंडासा कल्चर है, इसकी वजह इसने फिल्म को नुकसान नहीं पहुँचाया। गंडासा कल्चर ने तो पाकिस्तान की शनाख्त जो है पूरी दुनिया में बनाई है। लेजेंड ऑफ मौला जट ने, जहाँ हिंदुस्तान की 4-4 अरब रुपए की फिल्में भी इसके सामने उतर के घर चली गई। फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद किया 2 चीज़ों ने। एक चीज़ ये थी कि हीरा मंडी बंद हो गई। आप ज़रा देखें, हीरा मंडी 91 में मेरी फिल्म लगी थी, नहीं 88 में ये आदम, वहाँ से ये उजड़ना शुरू हुई, 91 तक ये हीरा मंडी ख़त्म हो गई। जिस वक्त हीरा मंडी ख़त्म हो गई तो जो तमाशबीन जाते थे मुजरा देखने के लिए, उन्होंने किया कि वो थिएटरों में जाना शुरू हो गए। जब थिएटरों में जाना शुरू हो गए तो थिएटर के मालिकान ने और जो करने वाले थे उन्होंने अखलाकियात को एक तरफ रख दिया, और हीरोइन को जो गाने जो थे थिएटर में पहले होते ही नहीं थे, 8-8 गाने डाल दिए, और हीरोइन के ड्रेस जो थे वो शॉर्ट होना शुरू हो गए। उस चीज़ ने वो ऑडियंस जो थे ना, वो हल्ला गुल्ला करने वाले, वो थिएटर में आते थे, सिनेमा में नहीं आते थे। मैंने सिनेमा में भी देखे। नहीं, सिनेमा में कोई एक आदमी होगा वो, लेकिन ये होता नहीं। तो उसका मुकाबला करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कुछ डायरेक्टरों ने क्या किया कि उन्होंने वल्गैरिटी गानों में शुरू कर दी अपनी फिल्मों में। उससे ख़वातीन जो हैं वो हमारी सिनेमा इंडस्ट्री से दूर हो गई। जिस वक्त ख़वातीन दूर हो गई ना सर, तो हमारा सिनेमा कल्चर ख़त्म हो गया। क्योंकि ख़ातून जब किसी फिल्म को पसंद करती है ना सर, तो उसको देखने की तादाद जो है ना वो 20 गुना से ज़्यादा होती है। क्योंकि मर्द जो पसंद करते हैं वो ज़्यादा अपने एक दोस्त को, 2 दोस्त को लेके जाते हैं। औरत को जब फिल्म पसंद आती है तो अपने घर वालों को भी ले जाती है, रिश्तेदारों को भी ले जाती है, मलेदारों को भी बताती है कि बहुत अच्छी फिल्म है, जाके देखो, और फिर देखती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर वो दूसरे उसमें रिपीट वैल्यू बहुत करती हैं, उनको ज़्यादा चलो वही फिल्म देखें। चूड़ियाँ क्यों चली, मजाजन क्यों चली? ये उस दौर में फिल्में बनी जिस दौर में हमारी फिल्मों में गंडासा और हमारी फिल्मों में वल्गैरिटी थी। सैयद नूर के ये कैरेक्टर, उसने उस दौर में वो फिल्में बनाई जो वुमन ओरिएंटेड थी। औरतों को वायद तफरीह मिली, लिहाजा चूड़ी ने रिकॉर्ड बिजनेस किया, मजाजन ने रिकॉर्ड बिजनेस किया। तो ये इस चीज़ ने मारा, वो फिर सन में गिरना शुरू हो गए। सन में गिर गए तो कल्चर चला गया। अच्छा, कुछ ऐसे डायरेक्टर या एक्टर एक्ट्रेसेस जो आपको लगता हो कि बहुत नॉन प्रोफेशनल हैं, नहीं उनके साथ काम किया जा सकता? ऐसे डायरेक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसे कि जो नॉन प्रोफेशनल मैं नहीं काम करता, और मैं माजरत कर लेता हूँ, ये नहीं कहता कि तुम इस काबिल नहीं हो, मैं ये कह देता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपके साथ चल सकूँ। मैं बाय दिस और दैट वो छोड़ देता हूँ फिल्म, या पैसे इतने मांग लेता हूँ कि वो चला जाता है।